बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं रिसर्च मेथड्स STS 630 शायद इसका कोड है, उसका लेसन नंबर 2 जो कि है साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड इट्स स्पेशल फीचर्स। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले कि हम साइंटिफिक मेथड को समझें और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइंस क्या होती है। ठीक है, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझने के लिए दैट हम किसी भी रिसर्च को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, हम कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में हम क्यूरियस होते हैं, तब जाके हम रिसर्च करते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए होता है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है साइंस लैब क्योंकि हमने वही सुनी हुई है ना। तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, ठीक है, या फिर हम रॉकेट बनाने वाले, ये भी हम इनको सबको साइंस में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा एक और साइंस भी होती है जो कि होती है सॉफ्ट साइंसेज। सॉफ्ट साइंसेज में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, दैट इज अवर बिलीव्स, बिहेवियर्स, इंटरेक्शंस, एटीट्यूड्स। जिस तरह की अगर साइकोलॉजी का आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें भी हमने ये ही पढ़ा था कि साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि हम इसमें साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं फॉर रिसर्च। और फिर ये एक पूरी लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस होती हैं, लैब्स होती हैं, उनमें जाके ये चीज़ें सारी ऑथेंटिक होते हैं। जितने भी हमारे पास लॉज हैं, साइकोलॉजी में भी बहुत सी थेरीज हैं, तो वो सारी चीज़ें भी साइंटिफिक मेथड के से गुजर के आती हैं। इसलिए वो सॉफ्ट साइंसेज होती हैं साइकोलॉजी, क्योंकि इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लेकिन इनको मेजर करने के कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर हम इसे साइंस कंसिडर करते हैं, बिलीव्स वगैरह को। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले साइंस क्या होती है। साइंस इज अ वे टू प्रोड्यूस नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड अटेम्प्ट्स टू बी यूनिवर्सल। यानी कि साइंस से एक तो नॉलेज हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी बनाते हैं। ठीक है, जब एक साइंटिस्ट होता है या फिर वो जब कोई भी थेरी पेश करता है तो उसके बाद उस थेरी को मुकम्मल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट आते हैं, वो जाके उस चीज़ को रिसर्च करते हैं, उसे अगर वो ऑथेंटिक होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है साइंटिस्ट के दरमियान में, तब जाके वो एक लॉ बनता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं दैट इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो सारी दरमियान में चीज़ें लिखी हुई है ना, ये आपके छोड़ के चली गई। ये सारी मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने कर दिया है हाईलाइट। उसके बाद आगे जाके ये चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं वो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ लेना है। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि जब साइंस की बात की जाती है, जिस जैसे कि बिलीव्स, ठीक है, बिलीव्स अब ऐसी चीज़ है, सॉफ्ट साइंसेज की मैंने बात की है कि सॉफ्ट साइंसेज में ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्जर्वेबल नहीं होती, ये वाली दैट बिलीव्स, बिहेवियर, इंटरेक्शन, एटीट्यूड्स, लेकिन इनको मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उसके अलावा सर्वे किए जाते हैं ताकि लोगों के बिलीव्स के, लोगों के ख्यालात के बारे में हमें मालूम हो सके। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट साइंसेज हैं और ये भी एक साइंटिफिक मेथड के जरिए इससे गुजर कर उसके बाद हम किसी भी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले इंपेरिकल क्या होती है। इंपेरिकल साइंस जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती जो कि एग्जिस्टेंट नहीं है, जैसे कि जन्नत, दोज़ख और मौत के बाद की ज़िंदगी। ठीक है, साइंस इन पे बिलीव नहीं करती क्योंकि ये चीज़ें ना तो हम देख सकते हैं और ना इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए साइंस बिलीव करती है जो चीज़ें हम देख सकें। Scientific method is concerned with the realities and they are observed through sensory experiences. Sensory experience मतलब कि जो हमारी 5 senses हैं, जिन चीज़ों को हम उनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इन चीज़ों से जो भी मतलब हमारे पास प्रॉब्लम है वो इन चीज़ों से डील करता होगा, तो उसको हम इंपेरिकल रिसर्च कहते हैं। दैट इंपेरिकल होना साइंटिफिक मेथड के लिए ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं दैट Some of the realities could be directly observed like the number of students present in the class. ये examples दे रहे हैं आपको, and how many of them are male and female, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को empirical research में कंसिडर किया गया। There is also realities which cannot be observed directly but the researchers have designed a way to observe them indirectly. वो चीज़ें कौन सी हैं, जैसा कि हमारे beliefs, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, इन चीज़ों को भी के एक गुस्से में एक इंसान किस तरह से बिहेव करता है, इन चीज़ों को हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते बल्कि इनडायरेक्टली इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनी रियलिटीज दैट कैन नॉट बी पुट टू सेंसरी एक्सपीरियंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन, यानी कि जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जन्नत, दोज़ख, मौत के बाद की जिंदगी, इन चीज़ों को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते सेंसरी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें साइंटिफिक मेथड्स में नहीं फॉल कर सकती। आगे है वेरीफाइबल, यानी कि जो भी हमारा रिसर्च मेथड होता है वो वेरीफाइबल होता है। वेरीफाइबल किस तरह से होता है कि अगर एक इंसान ने एक रिसर्च की है, पूरी फाइंडिंग की है, उसने अपना सारा सिस्टमैटिक
प्रोसीजर है, पूरी मेथोडोलॉजी उसने उसके पास थी। उसके बाद उसने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसने एक रिसर्च निकाली। जो उसके बाद के आने वाले लोग हैं वो आके उस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो वेरीफाइएबल होनी चाहिए जो हमारी कोई भी रिसर्च होगी। Observation made through scientific method are to be verified again by using the sense to confirm the refute the previous findings। यानी कि कोई भी इंसान आएगा वो जाके चैलेंज कर सकता है कि ये जो मेथड है हम इसको वेरीफाई करेंगे, अगर ये वेरीफाइएबल होगा तो वो साइंटिफिक मेथड में फॉल करता है। टू द एक्सटेंट दैट हैपन द रिजल्ट आर replicated or repeated we will gain confidence in the scientific nature of our research। यानी कि जब एक चीज़ पर बार बार स्टडी की जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक है, तो उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जो मेथड है, ये जो रिसर्च है, वो साइंटिफिक इन नेचर है। आगे हम चलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होती है? प्रीवियर टू द स्टार्ट ऑफ एनी स्टडी रिसर्चर ट्राई टू स्कैन थ्रू द लिटरेचर टू सी दैट देयर स्टडी इज नॉट रेपिटेशन इन इग्नोरेंस। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जब हम कोई भी स्टडी करते हैं तो हमें पहले देखना होता है कि इसके बारे में किसी और ने स्टडी की है, तो पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद उसको आगे लेकर चलेंगे। आल्सो द रिसर्चर डू नॉट लीव द रिसर्च फाइंडिंग इनटू अ स्कैटर्ड बिट्स एंड पीसेस। और हम कोई भी जब रिसर्च करते हैं तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि बस रिसर्च की और बल्कि उसके सारे स्टेप्स लिखे जाते हैं। वो जब साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो हम सारे मेथड को सारे को लिखते जाएंगे ताकि जब कोई हमारे बाद आएगा तो वो आके उन स्टेप्स को फॉलो करके बेनिफिट हासिल कर सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर आर टू बी प्रोवाइडेड विद लैंग्वेज एंड देयरबाय इंटरफेरेंस ड्रॉन्स। द रिजल्ट आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सिस्टमाइज्ड। नेवरदलेस वी डोंट वांट टू लीव आवर स्टडीज एट स्टैंड अलोन। द लिंकेज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस बॉडी ऑफ नॉलेज हैज टू बी एस्टैब्लिश। यानी कि हम अपना क्यूमुलेटिव क्या होता है कि हमने लिंक इन करना है, पुरानी स्टडीज को भी पढ़ना है, ताकि हमारा हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स ना हो, बल्कि अगर इस पे किसी ने पहले रिसर्च किया है तो उसके साथ रिलेट करके देखें। अगर उसमें कुछ खामियां थी तो हम उनको अपनी रिसर्च में उन खामियों को दूर करने की कोशिश करें। आगे है डिटर्मिनिस्टिक। Science is based on the assumption not that all events have antecedent cause that are subject to identification and logical understanding। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि साइंस बिलीव करती है कि कोई भी चीज़ इसी तरह से बगैर किसी वजह की हैपन नहीं हो जाती। हर चीज़ होती है तो उसके पीछे कुछ वजह होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेल हुए हैं तो उसके पीछे कुछ वजह थी, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, आप बिजी थे, कुछ भी था, ठीक है। अगर यहाँ पे वो एक और एग्जाम्पल जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी की थी कि BA/BS के एग्जामिनेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी में 67% स्टूडेंट फेल हो गए। तो क्यों फेल हुए, क्या वजह थी, किसकी गलती थी? टीचर्स ने सही नहीं पढ़ाया, आपकी बुक्स में मसला था, एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ मसला था, इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। तो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। लुकिंग इनटू अ सच अ लार्ज नंबर ऑफ रीजंस में बी हाईली कम्बरसम मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। जब हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ये जो लिखेंगे, इट माइट बी अप्रोप्रिएट टू टेल ऑल दीज फैक्टर्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि फिर हमें बताना होता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा स्टूडेंट्स में पाए गए। मतलब टीचर्स का मसला था, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, या कुछ बच्चों के अपने रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से वो फेल हुए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चलना, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना डिटर्मिनिस्टिक वे में आता है। नेक्स्ट द एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। एथिकल क्या बात है? एथिकल की जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम किसी पर ऐसे ही थोप नहीं सकते अपनी रिसर्च, ठीक है। अगर कोई इंसान उससे एग्री नहीं करता तो उसको हक है एग्री ना करने की। उसके बाद आइडियोलॉजिकल एंड न्यूट्रलिटी को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। द कंक्लूजन ड्रॉन थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ डाटा एनालिसिस शुड बी ऑब्जेक्टिव, दे शुड बी ऑन द फैक्ट ऑफ द फाइंडिंग ड्राइव फ्रॉम एक्चुअल डाटा, नॉट ऑन अवर ग्रुप सब्जेक्टिव एंड इमोशनल वैल्यूज। यानी कि आप ने न्यूट्रल होकर कोई भी फाइंडिंग करनी है, क्योंकि जब ये यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्चर्स आर ह्यूमन बीइंग्स एंड हैव आइडियोलॉजिकल रिलीजियन अफिलिएशन। जब फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ऑब्वियसली बात है, तो मैं पाकिस्तानी सोसाइटी पे स्टडी करूंगी तो मैं ऑब्वियसली बात है अच्छी चीज़ें ही बताना पसंद करूंगी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान का इमेज खराब हो। तो दैट इज़ कि आप न्यूट्रल नहीं हो रिसर्च में। न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि मैं जो पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में ख़राब चीज़ें हैं वो भी बताऊं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी बताऊं, ठीक है। क्योंकि जब एक इंसान होता है उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। मुझे बचपन से ही मतलब पता है कि पाकिस्तान हमारे मतलब क्या, हम सबको ही उससे प्यार है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि उसका इमेज बाहर ख़राब हो। तो इस तरह से मेरी कुछ जैसे कि रिलीजन होता है, रिलीजन में भी आपकी एफिलिएशन होती है रिलीजन के साथ, और वो तो एक अलग बात है ना कि इस्लाम तो एक परफेक्ट रिलीजन है, ये हम मानते हैं और ये सी बात है, ठीक है। जैसे कि अगर एक हिंदू है, ठीक है, उसको अपना रिलीजन परफेक्ट लगता होगा मे बी। तो ये वो चीज़ें होती है कि जब आप एक रिसर्च की बात करें हो तो आप उसमें अच्छी चीज़ें भी बताएं और बुरी चीज़ें भी बताएं। आपने न्यूट्रल होकर काम करना है, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के। स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन क्या होती है? जनरलाइजेशन क्या होती है कि आप जो फाइंडिंग करें वो जनरल
फाइंडिंग हो, ठीक है। जनरलाइजेबिलिटी रेफर टू द स्कोप ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग इन वन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग टू द अदर सेटिंग, यानी कि जब हमने एक रिसर्च की, हमने उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट किया, फिर उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट किया, मतलब वो एक जनरल हो कि कोई भी आए हमारे बाद हम जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे बाद जो इंसान आएगा वो आए और वो इन चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सके, ये नहीं कि बस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Obviously, the wider range of applicability of the solution generated by researcher, the more useful of the research is to use it. यानी कि वो जितना आगे एप्लीकेबल हो सकेगी, लोग उसे यूज कर सकेंगे, तो तब उस रिसर्च का कुछ फायदा भी है ना। यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्चर है वो फाइंड करता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हो रही है तो वहाँ पे अगर सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वो मैन्युफैक्चरिंग वे में हो, इंडस्ट्रियल या कोई जितने भी शोबे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे उसको फायदा होता है। और ये चीज़ें, यही फाइंडिंग जो है, ये जो हमने रिसर्च किया है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए सब लोगों को डिसीजन मेकिंग में, इस तरह से आपके पास एक प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस आ जाते हैं। जब सारे इंसान अपनी अपनी राय देंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस चीज को अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो उनको भी फायदा हो रहा है। तो दैट इज कि ये जो रिसर्च है कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये एक वैल्यूएबल रिसर्च और इस रिसर्च की वैल्यू में इजाफा हो जाता है। आगे हम चलते हैं। फॉर वाइडर जनरलाइजेशन द रिसर्च सैम्पलिंग डिजाइन हैज टू बी लॉजिकली डिवेल्प्ड एंड अ नंबर ऑफ अदर डिटेल इन द डाटा कलेक्शन मेथड नीड टू बी meticulously followed. Here the use of statistics is very helpful. यहाँ पे वो कहते हैं कि एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेटिस्टिक्स। जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें हमने नंबर्स को बहुत ज्यादा अहमियत देनी होती है, क्योंकि ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने BA-BS के स्टूडेंट्स की बात की है कि 67% फेल हो गए हैं और इतने % पास हो गए हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। The use of statistics become helpful in making generalization, which is one of the goal of scientific method. आगे हम चलते हैं रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है? साइंस इज फंडामेंटली अ रैशनल एक्टिविटी एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मस्ट मेक सेंस। यानी कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं कि तो उसकी कुछ लॉजिक्स होनी चाहिए। रिलीजन में रेस्ट ऑन रिविलेशन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, गैम्बलिंग ऑन फेथ, बट साइंस मस्ट बी रेस्ट ऑन दी लॉजिकल रीजन। यानी कि हमें लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत होती है साइंस में, जबकि रिलीजन क्या है? रिलीजन में हमारे बिलीव्स होते हैं, ठीक है। अब इस्लाम ने हमें कुछ कवायदो कवानीन दी हैं जिन पर हमारा यकीन है और हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं, इसलिए कुरान पाक पढ़ते हैं क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, ठीक है। ये हमारे बिलीव्स हैं, जबकि हिंदू इसको नहीं मानते, किसी और क्रिश्चियन जो है वो इसको चीज़ को नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि उनका बिलीव नहीं है ना इस पर। तो ये चीज़ क्या है कि रिलीजन जो है वो साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, जबकि साइंस जो है ये लॉजिकल रीजनिंग पे बात करता है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल रिलीजन और साइंस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। द फैक्ट इज कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि साइंस में हर चीज़ के रीजंस होना ज़रूरी है। देर आर टू डिस्टिंक्ट लॉजिकल सिस्टम। जब हम लॉजिक्स की बात करते हैं दो किस्म की लॉजिक्स होती हैं इधर, दैट इज द इंडक्टिव लॉजिक्स एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। देर आर टू लॉजिकल सिस्टम्स आर इम्पोर्टेंट टू द साइंटिफिक क्वेस्ट, रेफर टू एज डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। बिवरेज डिस्क्राइब देम एज फॉलोज। यहाँ पे उन्होंने ये जो है ये सारी इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक्स हैं, और यहाँ पे ये दो जो हैं ग्रीन में हाईलाइटेड, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको सिंपल वे में बता देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट पहले इसको पढ़ते हैं। लॉजिकल डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इन इंडक्टिव वन स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्व डाटा एंड डिवेल्प अ जनरलाइजेशन विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उनके बारे में एक हाइपोथेसिस देना है, जिसको फिर रिसर्च जो कि एक लिंक बनाएगा ऑब्जर्व चीज़ के बारे में। यानी कि ऑब्जर्विंग जिस चीज़ में पहले होगी और उसके बाद हम एक लॉ पेश करेंगे, वो होगी इंडक्टिव लॉजिक्स। फिर हमने लॉजिक पेश करनी है, सॉरी लॉ नहीं लॉजिक। और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक लॉ होता है, जनरल लॉ। ऑन द अदर हैंड इन डिडक्टिव रीजनिंग वन स्टार्ट फ्रॉम सम जनरल लॉ एंड अप्लाइज इट टू अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। फिर हमने उसे एक एग्जाम्पल पर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको सही क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। दैट ऑल मैन आर मॉर्टल, महमूद इज अ मैन, देयरफॉर महमूद इज अ मॉर्टल। ऑल मैन आर मॉर्टल, ये जो हमारी चीज है, ये जो हमारी चीज है ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ एक लॉ है जो हमने महमूद पे अप्लाई किया एंड देन महमूद को भी हमने साबित कर दिया कि ठीक है वो भी मॉर्टल है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा इजी मैं नहीं कर सकती। A researcher might can follow up these deductive exercise with an empirical test of a महमूद mortality। उसके बाद हम इस पे टेस्ट करेंगे कि क्या सच में महमूद मॉर्टल है या नहीं है।
आगे चलते हैं इंडक्टिव लॉजिक की एग्जांपल पर। द रिसर्चर माइट बिगिन बाय नोटिसिंग दैट महमूद इज मॉर्टल, यानी कि सबसे इसमें क्या होगा, उसने हमारे पास पहले से हमने बात की कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ये एक लॉ है, उसके बाद महमूद पे अप्लाई किया। जबकि इंडक्टिव लॉजिक्स में हमने क्या करना है, हमने पहले महमूद को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमने कहना है कि उसके बाद हमने बहुत से दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि क्या वो भी सारे मॉर्टल हैं या नहीं है, और एंड पे हमने ये कहना है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इन प्रैक्टिस अब वहाँ पे यहाँ पे खत्म हो चुके हमारे जितने फीचर्स थे, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इन प्रैक्टिस साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग भी जरूरत होती है और इंडक्टिव रीजनिंग भी। देयर कुड बी सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ऑल फीचर आर इंटर रिलेटेड। ये जितने भी हमने फीचर पढ़े हैं इंपेरिकल से लेकर रैशनलिज्म तक, रैशनलिज्म तक, जिसमें हमने लॉजिक्स की बात की, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, objectivity is often violated, especially in the study of human behavior, particularly when humans being are studies by human being। जब human being को human being ही स्टडी कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें इधर मिस हो जाती हैं, ठीक है। जब हम किसी एनिमल पर स्टडी कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे और बात होती है। लुकिंग एट द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक मेथड, वन माइट से दैट, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पावर बेस्ड कौन कौन से हैं तो वो दो हैं। एक तो एम्पिरिसिज्म, यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइंटिफिक मेथड में, और दूसरी चीज है रैशनलिज्म, यानी कि लॉजिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Finally, it may be said that anybody who is following the scientific procedure of doing research is doing a scientific research, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर मबनी रिसर्च कर रहे हैं वो सारे साइंटिफिक रिसर्च ही कर रहे हैं। ड्यू टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशल साइंस, इट इज रैदर वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च रिगोरसली, एंड दिस इज वाई द प्रेडिक्शन मेड बाय द सोशल रिसर्चर्स आर नॉट डिपेंडेबल एज द प्रेडिक्शन मेड बाय नेचुरल साइंटिस्ट। अच्छा, यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैंने ये पढ़ी है कि जो सोशल साइंसेज होती हैं, जिस तरह से साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, ठीक है, ये जब इनकी बात होती है तो इन पे जो रिसर्चर्स होते हैं इनके वो स्पेसिफिक जाके एक रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए इनकी तरफ से जो प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता। मतलब माना जाता है लेकिन उनमें फ्लॉज हो सकते हैं। लेकिन जबकि नेचुरल साइंटिस्ट जो होते हैं, जिस तरह के जो कि टेम्परेचर के बारे में बता रहे होते हैं, और दूसरे साइंटिस्ट जो हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री की बात करें, ये नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं जो इन पे रिसर्च करते हैं। इनकी प्रेडिक्शन जो होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं रिगरसली होती हैं।